नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए शिवानी जी द्वारा लिखी कहानी चलोगी चंद्रिका। अपने एकांत कूपे में चंद्रवल्लभ ने 7वीं बार दर्पण में अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए वह अपने आहत स्मृत को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे चश्मे के मोटे लेंस के भीतर क्लांत आँखों में न जाने कैसी विवर्ण श्वेत आभा छाने लगी थी। ना चाहते हुए भी नीचे झुके जा रहे होठों में विवश नैराश्य की स्पष्ट छाप आ गई थी। कनपटी के दोनों ओर झांक रही रुपहली डोरियों ने चेहरे को सचमुच ही कितना बदल दिया था। ओह, यह क्या उसी का चेहरा था? इस बदले हुए चेहरे को इतने वर्षों के व्यवधान के बाद भी क्या चंद्रिका पहचान पाएगी? हृदय में लगे पेसमेकर की तीव्र गति को साधने के लिए ही शायद फिर चंद्रवल्लभ ने तकिए पर सिर रख चुपचाप आंखें मूंद ली थी। काश आंखों के साथ साथ वह अपने छत पिछत हृदय के पट भी मूंद सकता। कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठा था वह। जिस जन्मभूमि की धरनी पर प्राण रहते कभी पाँव न रखने की उसने असंख्य प्रतिज्ञाएं की थी, उसी की धुंधली पर्वत श्रेणियां क्रमशः स्पष्ट होती उसके अंग प्रत्यंग को अवश बना रही थी। तब क्या करे? लौट जाए? बैरा चाय ले आएगा। वह शायद हाथ मुंह धो चाय पीकर स्वयं ही अपनी इस मूर्ख हौलदिली से छुट्टी पा लेगा। चंद्रिका, चंद्रिका, ट्रेन के प्रत्येक टाप जैसे उसी का नाम ले छपताल का चेहरा ठेला बजा रही थी। बचपन में इसी ट्रेन की छाप को वह धर दे पैसा चल कलकत्ता, धर दे पैसा चल कलकत्ता की ध्वनि से मिला। ट्रेन की अविरल गति के ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर सहपाठियों का मनोरंजन किया करता था। आज वही ध्वनि चंद्रिका, चंद्रिका करती उसे और भी अधीर बना रही थी। क्या चंद्रिका भी बदल गई होगी? शायद नहीं। कहते हैं पुरुष की अपेक्षा प्रौढ़ावस्था में ही वार्धक्य का वर्ण कर बैठती है, किंतु चंद्रिका ने तो पल पल का हिसाब रखा था। उसकी महाक्रोधी सक्की सनकी पति सदानंद अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं नहीं, अब वह ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। लाल कुआं में नंद बांध्या चंद्रिका की सूनी कोख को कभी क्षमा नहीं कर पाया। बार बार निरीह पत्नी को दूसरे विवाह की धमकी से भयत्रस्त कर अभागे ने तीसरे ही वर्ष उसे मायके भगा दिया था। चंद्रवल्लभ के बड़े भाई के पास ही रह उसने बीए किया था, फिर इलाहाबाद जाकर एलटी किया। अध्यापिका बनते ही सदानंद का देहांत हो गया और वह प्रधान अध्यापिका बन स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रही है। यह उसे उसकी भाभी ने चिट्ठी लिखती रहती है। उसकी बंध्या कोख ने सहचारहीन जीवन से निश्चय ही उसके यौवन को अक्षुण्ण रखा होगा। उसे याद है उसकी माँ की सहेली विधवा गोदा मास्टरनी माँ से 4 वर्ष बड़ी होने पर भी कितनी छोटी लगती थी। माँ प्रायः कहा करती थी, अरे बाझित का मुँह चिकना, लड़कौरी का आँचल, एक बाल भी तो सफ़ेद नहीं हुआ तेरा गोदा। इधर 2 वर्षों से उसके घर न आने पर भाभी ने रूठ कर चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। इसी से चंद्रवल्लभ को चंद्रिका का कोई समाचार नहीं मिला और इन्हीं 2 वर्षों में राजनीति ने उसे समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति से लाद कर ऐसा दोहरा कर दिया था कि चाहने पर भी वह चंद्रिका को देखने न उसकी गर्दन दाएं मोड़ सकता था, न बाएं, न पीछे। उसकी नियत उसे धावक बनाकर अपनी मैराथन रेस में भगा रही थी। कितने पुष्पहार, कितनी तालियां और कितने करमर्दन। कभी कभी उसकी महानाटकीयता उसे स्वयं काट खाने को दौड़ती। जानबूझकर ही वह किसी जल से विवाह उत्सव या सहभोज में हड़बड़ाकर ऐसे उठ भागता जैसे वह नहीं उठा हो पूरा आकाश ही नीचे गिर पड़ा होगा। उसके पीछे पीछे दरबारियों का विशाल जुलूस भी चल पड़ता और पूरे समारोह में खलबली मच जाती। यही तो वह चाहता था कि जनता जनार्दन जान ले इस अद्भुत व्यक्ति का एक एक क्षण कितना अमूल्य है।
समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अपने दर्शनीय चेहरे के नित्य मोहन अभिनव संस्मरण देखता तो उसका हृदय उल्लसित हो झूले की सी पेंग लेने लगता। निश्चय ही हेडमास्टरनी चंद्रिका भी अखबार पढ़ती होगी। पश्चाताप की ज्वाला उसे कैसे झुलसाती होगी। उसकी कल्पना फिर एक मोह तृप्त स्मित बन उसकी भारी मूँछों पर बिखर जाती। कितनी मेनकाओं ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। बड़े बड़े अफसरों की ऊबी पत्नियां, समाज सेविकाएं, खुर्राट अध्यापिकाएं, किंतु अपने चरित्र को कसकर मुट्ठी में ही आज तक बांधता चला आया था। पट्टा मजाल था कि कोई उसके चरित्र पर तर्जनी तो उठा दे। क्रोधी दबंग कुत्सित पत्नी के सुदीर्घ सहचर्य से ऊंचा उसका चित्त यदि कभी मन की मौज आने पर इधर उधर मुँह मार भी लेता तो शायद विधाता भी क्षमा कर देता। नित्य सूखी घास चरने पर निरीह गाय भी कभी कभी हरे भरे खेतों में मुँह मार देती है। स्वभाव में तो वह गाय का सा ही निरीह था, किंतु उसके जीवन में प्रेम केवल एक ही बार आया था। जो मूर्ति तब हृदय में स्थापित हुई थी वह अब भी वैसी ही अडिग खड़ी थी। पर तब का चंद्रवल्लभ क्या ऐसा ही था? दोनों हाथ सिर में नीचे डाल वह अचानक ही अपने उस रूप का स्मरण कर के मुस्कुराने लगा। कोट की फटी बाहों में नाक पोंछने वाला चंद्रवल्लभ, और कोट भी कैसा, पिता के कौशर्य का कोट, जिसे पहनकर वह स्कूल जाता तो जोशी मास्टर व्यंग से कहता, अरे ओ चरुनवा, दो भाई के कोट पहन के क्यों आते हो? एक ही में तो दोनों समा जाओगे। कल ही दोनों भाई एक ही कोट पहनकर आना, समझे? और पूरी हृदयहीन कक्षा जोशी मास्टर के अद्भुत व्यंग से उल्लसित हो निर्लज्ज सी ही करके हंस देती। दोनों भाइयों का कलेजा निचोड़ देती। कंधे में बंधी डोरी से लटकी काली काठ की चमकती पाटी पर कॉमेट में लिखी सुंदर सुलेख की मुक्तावली में अपना अक्षर विद्या ददाति विनयम। आज एक एक बाल्यकालीन स्मृतियाँ उसके कंठ में गोला बनकर अटक रही थीं। तब क्या वह ऐसे पॉरिज और अंडा खाता था ब्रेकफास्ट में? रोटी घर की ही घी चुपड़ी, चीनी बुरक, ठेठ पहाड़ी रोल बना नानी थमा देती। उसी रोल में खाता वह तेजी से स्कूल की 4 मील लंबी पगडंडी उतरता चला जाता। सिर पर तेल की चिकनी टोपी का क्या आज भी इस टोपी से जरा भी साम्य था? कहाँ वह बगुले के पंख सी उजली छप तिरछी टोपी जिसकी तीखी नोक से किसी की उंगली भी छू जाए तो खून छलछला उठे? और कहाँ ये कड़वे तेल की बसाती निष्प्रह विवीर्ण मलेशिया की निरीह टोपी, जिसे उसकी नानी गांव की गुसाई ठोली के बीच अखरोट और 10 दाड़िम के दाने देकर सिला लाई थी। फिर उस निरीह टोपी का एकमात्र कर्तव्य क्या उसका नन्हा सिर ढकना ही था? प्यास लगने पर पहाड़ी झरने की जलधार पर संपुट साध वह गिलास बन उसकी प्यास बुझाती। चैत के महीने में काफल लदी डालियों पर साध काफल बटोरती, और कभी कभी जोशी मास्टर का आदेश प्राप्त होते ही चट सिर से उतार डस्टर के रूप में वह व्यवहत होने के लिए उन्हें थमाई जाती। एक दिन नानी ने कहा, इसे आज घर पर ही छोड़ जा रे चनरिया, रीठे से धोकर सुखा दूंगी। नंगे सिर जाऊंगा तो जोशी मास्टर मारेगा अम्मा। चंद्रवल्लभ ने एक धृष्ट सहपाठी के बिना टोपी के ही स्कूल जाने की धृष्टता की और मोटे रूलर से तड़ातड़ मार के अभागे की पीठ ही तोड़ कर रख दी गई। जोशी मास्टर ने साले, नंग लुचिया, नंगा सिर, ऐसे हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में बिना टोपी आने की? नंगे सिर क्यों जाएगा रे? तेरे बाप का पाग जो धरी है पिटार में, चल मैं बांध दूँ। और फिर अम्मा ने बड़े स्नेह से उसके नन्हे सिर पर अपने मृत पिता की सतगजी पगड़ी लपेट दी थी। बेचारे चंद्रवल्लभ की वह पगड़ी बंधी अनुपम छवि देखते ही पूरे क्लास ने दांत भींचकर हंसी रोकी थी। क्रोधी जोशी मास्टर की क्लास में भला हंसने का दुस्साहस कौन कर सकता था? वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा लिख ही रहा था
कि पीछे बैठे दुर्दांत मॉनिटर गोपाल ने पेंसिल की नोक से मास्टर की नज़र बचा अभागे की पगड़ी से तट से नीचे गिरा दी। बस फिर तो जोशी मास्टर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। आज भी भरी कक्षा में उस दुष्ट दुशासन के खोले गए अपने चीर की व्यथा को वह नहीं भूल पाया था। जब कभी दामी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे पुत्र के चमकते मोनोग्राफ वाले ब्लेजर को वह देखता, स्वयं अपनी दरिद्र छात्रावस्था का स्मरण उसकी आंखें गीली कर देता। जिस वर्ष वह विशेष छात्रवृत्ति पाकर पढ़ने इलाहाबाद गया, उसी वर्ष उसकी नानी ने आंखें मूंदी थीं। कई वर्षों तक वह फिर गांव नहीं आया। बड़े भाई नेत्रवल्लभ ने घर की खेती संभाल ली थी। थुल में बगीचे, दनों का व्यापार और साथ साथ कर रहा था। देखने में ऊंचा अगला गबरू जवान था ही, पत्नी भी सुंदर जुट गई। उसी के विवाह में सम्मिलित होने वह पहाड़ गया और उसी विवाह में उसने पहली बार भाभी की बहन चंद्रिका को देखा। पहली दृष्टि में ही उसे वह बेहद अहंकारी लगी थी। पुष्ट स्फुरित अधरों की झांकती श्वेत दंतपंतिका, लंबोतरा चेहरा, छरहरे शरीर से विदा लेने में जैसे कौसर्य भी स्तंभित होकर ठिठक गया था। संध्याकालीन रक्तिम आभा से उद्भासित उस निमीलित दृष्टि के आकर्षण ने ही चंद्रवल्लभ को अनमना कर दिया था। उसके भाई के ससुर अवकाश प्राप्त इंजीनियर थे। प्रचुर धन बटोरा था। उनके उत्कोच ग्रहण के पहाड़ में नाना दंत कथाएँ प्रचलित थीं। पुल बनाने में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की थी और उस ख्याति के पुष्ट प्रमाण के रूप में पुलों के लाल इंगूरी लौह अवयव उनकी सुरम्य पुष्प वाटिका के जंगले बने दूर से ही दर्शकों को उत्कृष्ट कर रहे थे। उनके 2 लड़कियां थीं। बड़ी सरस्वती उसकी भाभी बन रही थी। छोटी चंद्रिका मौसी के पास रहे अल्मोड़ा में मिशन स्कूल में पढ़ रही थी। शायद उसी मिशन स्कूल की शिक्षा में छोकरी को अहंकार दीप्त कर दिया था। इसके बाद कभी घर न आने वाले चंद्रवल्लभ का हर छुट्टी में घर आना बढ़ता ही गया था। अवसर पाते ही वह भाभी के मायके पहुंचता रहता, कभी उसे लाने और कभी पहुंचाने। एक बार नई भाभी ने उसे तड़ाक भी दिया था। सुना जी, चंद्रलल्ला, तुम्हारी नीयत ना हमें तो ठीक नहीं लग रही। पर पहाड़ में 2 सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों में नहीं होता, जानते हो ना? जानता हूँ, उसने हंसकर कहा था। तब यह भी जान लो देवर कि हमारे बाबूजी बड़े कट्टर हैं। कभी इस ग्रह में दूसरे बेटे को अपनी दूसरी बेटी का हाथ नहीं थमाएंगे, और अगर बेटी खुद थाम ले तब। भाभी से किए गए उस सरल हास परिहास की स्मृतियाँ अब भी कलेजे में नासूर सी टीसने लगती थीं। पर भाभी के मायके में उसे चंद्रिका को देखने का प्रलोभन नहीं खींचता। वह तो प्रायः अल्मोड़ा ही रहती। उसके बूढ़े बाप का ही हृदय विजित कर वह वहाँ जाता था, कभी सिगार के चौकोर डिब्बे लेकर और कभी आगाथा क्रिस्टी की गड्डी से गड्डी उपन्यास बटोर कर। बूढ़े के प्राण ही इन दोनों में बसते थे, यह वह जान गया था। किंतु घाघ बूढ़े ने न जाने कितनी डिब्बी फूंक डाले और एक एक कर क्रिस्टी के सारे उपन्यास चाट डाले। तब कहीं जाकर एक दिन तोप का अचूक गोला दाग वल्लभ को धराशायी कर दिया। बेटा चंद्रवल्लभ, अब हमें तुम्हारा ही भरोसा है। इष्ट मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। चंद्रवल्लभ का कलेजा छत की बल्लरियों से टकराने लगा था। निश्चय ही उसका स्तुति जपार्जन अब सफल होने जा रहा था। वह समझ गया कि अवकाश प्राप्त इंजीनियर का मस्तिष्क, जिसके प्रदेश की न जाने कितनी उद्दम सरित धाराओं में उसकी अद्भुत सेतु निर्माण कला ने बांध दिया था, एक बार फिर 2 तरंगित हृदयों में उद्गत जलधाराओं को अपनी नवीन योजना से बांधने जा रहा था। जी, आप जब कभी मेरे योग्य कोई सेवा उचित समझे, मैं हाथ बांधे तैयार रहूँगा। जानता हूँ पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। उन्होंने अपने रहस्यमय वार्तालाप से उसका ऐसा
मति भ्रम कर दिया कि वह अकारण ही ऐसे हाँफने लगा था जैसे तीखी चढ़ाई चढ़ रहा हो। तुम तो जानते ही हो बेटा, मेरे बेटा बेटी जो भी हैं बस यही दो चहेड़ियाँ हैं। एक को तो तुम्हारे देवतुल्य दाजू को सौंप हमने गंगा नहा ली, अब दूसरी चंद्रिका को तुमने देखा ही है। कहकर घाघ बूढ़ा किसी चतुर मदारी की सी डमरू बजा क्षण भर के लिए चुप हो गया। उधर चंद्रवल्लभ को जैसे कोई गोद में उठाकर तेजी से गोल गोल घुमाने लगा था। ऐसे अद्भुत सरल सुखद प्रस्ताव को तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यह ठीक था कि वह बेकार था, किंतु उसका कुल, उसकी विद्या योग्यता, सर्वोपरि उसके 1.25 लाख का व्यक्तित्व किसी भी से भी क्या, रंच मात्र भी किसी कलंक से कुत्सित छाया भी न थी। जी मैं वह हकलाता वह अपने भीरु चित्त से निर्लज्ज निवेदन को बरबस अवध जिह्वा पर ठेल ही रहा था कि इंजीनियर साहब सतर्क होकर बैठ गए, जैसे उफनती वेगवती नदी को धारा को आंखों ही आंखों में तौल रहे हूँ। सोच रहा हूँ चंद्रिका के विवाह से भी इसी जेठ में निपट लूँ, फिर ये मकान अल्लम गल्लम दोनों छोकरियों के नाम कर हरिद्वार की ओर निकल जाऊँगा। वहाँ कनखल के में एक आश्रम में हम जैसे पुत्रहीन वानप्रस्थी गृहस्थों के लिए मरणोपरांत भी विशेष सुविधा प्राप्त होती है। सब श्राद्ध पिंडदान विधिवत संपन्न करा देते हैं आश्रमवासी। चंद्रिका के लिए लड़का मैंने देख लिया है चंद्रवल्लभ। एक बार उसे अपने रहस्यमय तिर्यक स्मृति से सम्मोहित कर बुढ़ऊ ने फिर कच्छप की सी मूड़ी छिपा ली। जी, इस बार चंद्रवल्लभ की लड़कियों की सी रेशमी पलकों के हृदय पर समस्त निष्कपट निवेदन निर्लज्जता से नंगा होकर उसके कपोलों को आरक्त कर गया। आपकी कृपा है, आपका स्नेह है, मैं आपका यह अनुग्रह जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। तभी बूढ़ा एक बार फिर सतर्क होकर बैठ गया। सदानंद सदानंद पांडे, परमानंद ओवरसियर का बेटा सदानंद, उसे ही छांटा है मैंने चंद्रिका के लिए। बूढ़े ने एक बार भी अपने चिकने चेहरे पर आश्चर्य की सामान्य रेखा को नहीं फटकने दिया। कम से कम पूछ लेता कि चंद्रवल्लभ उसके किस अनुग्रह के जीवन भर न भूलने की बात कर रहा था। उत्तेजित चंद्रवल्लभ की दोनों मुट्ठियाँ स्वयं बंद गईं। क्या कह रहे हैं आप? सदानंद तो यहाँ एक ही है। हाँ बेटा, उसी एक सदानंद की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बेहद पसंद है वो लड़का। देखना एक दिन पूरे कुमाऊँ का नाम उज्ज्वल करेगा। जी हाँ, चंद्रवल्लभ का व्यंग से तीखा स्वर औदत्य से प्रखर हो उठा। पिछले 2 सालों से कुमाऊँ का नाम ही तो उज्ज्वल कर रहा है। पूरे 2 साल सस्पेंडेड रहा तो क्या हुआ? 10 दुश्मनों ने फंसा दिया बेचारे को। पर सांझ को क्या कभी आँच झुलसाती है चंद्रवल्लभ? विभागीय जांच में एकदम खरा निकल आया। लाखों में एक लड़का है। चंद्रिका के ब्याह में तुम्ही दोनों भाइयों को सब काम संभालना होगा, समझे? चंद्रवल्लभ बिना कुछ कहे अशिष्टता से तीर सा बाहर निकल गया। मूर्ख मूर्ख चंद्रिका! तब क्या वह भी पिता की भांति सदानंद की उपासिका बन गई थी? वैसे एक व्यक्तित्व को छोड़ और क्या नहीं है सदानंद के पास? बहुत बड़ा मकान, सेबों का बगीचा, तराई की फॉर्म, सरकारी नौकरी, मृत जननी के ढेरों स्वर्ण आभूषण, मृत पिता की जोड़ी गई अटूट संपत्ति और भोगने के लिए केवल सदानंद। न भाई न बहन, किंतु चरित्र कौन नहीं जानता था उसे। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वह परमानंद पांडे की लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का गर्भजात पुत्र नहीं था। बाल्टे की एक मिट्टी बेचने वाली हरिजन युवती ही आधी रात को प्रेमी के द्वार पर उसका एक प्रणय उपहार एक फटी धोती में लपेट कर डाल गई थी। इधर परमानंद की पतिव्रता पत्नी महीनों से अपने अभिशप्त संतानहीन उदर पर बड़े कौशल से कपड़े बांध बांध कर आसन्न प्रसव पीड़ा की भूमिका बांध ग्रामवासियों को छल रही थी। किंतु उसकी वही निर्लज्ज सौत जिसके कलंक को उसके अपने गर्भस्थ शिशु के रूप में स्वीकार कर दोनों जघन्य अपराधियों को बचाया था,
एक दिन पूरे गांव में आकर ढिढोरा पीट गई। अरे 10 गज ऊंची नाक लेकर इधर उधर घूमने वाले ब्राह्मणों, परमानंद पांडे की घरवाली तो ठाठ से माँ बन गई, पर दर्द झेले हैं मैंने। पनेजू ही मैंने सदिया के बाप है। देख तो लो पंचो, ये सबूत अभी भी मेरी झुड़कती हुई छातियों से खून नहीं बह रहा, बल्कि दूध बह रहा है। अब पनाहत को बुलाकर देख लो कैसे दूध पिलाती है वो। बेहया सचमुच ही बीच चौराहे पर अपनी फटी कुर्ती ऊपर कर खड़ी हो गई थी। टप टप कर उसके कुंठित मातृत्व का पुष्ट प्रमाण मिट्टी की अभिसिंचित कर रहा था। जब तक जीती रही वह दर्पित सिर उठाए बराबर हर महीने आकर परमानंद पांडे से अपनी चौथ वसूली करती रही। फिर सहसा उसका आना बंद हो गया। लोग दबे जुबान में कहते हुए सुने गए कि पापी परमानंद ने उसे कटवा कर तराई के घने जंगलों में गड़वा दिया है। उस संदिग्ध अतीत को जानकर भी उस अकर्मण्य जुआरी को जमाता बनाने का कैसा दुराग्रह था। इंजीनियर साहब का गांव में अल्मोड़ा जाने वाली एकमात्र कुमाऊं मोटर यूनियन की बस छूट चुकी थी। फिर भी पैदल ही पूरे 20 मील की दूरी पार कर वह अल्मोड़ा पहुंचा तो अंधकार घनीभूत होने लगा था। तब अल्मोड़े से विद्युत छटा को आलोकित नहीं किया था। समृद्ध ग्रहों में गैस जलते थे, किंतु अधिकांश मध्यम वर्गीय ग्रहों में लालटेन या लैंप का ही क्षीण प्रकाश पुंज टिमटिमाता। उस दिन सौभाग्य से चंद्रिका की विधवा मौसी कहीं भगवत सुनने गई थी। चंद्रिका बरामदे में बैठी लालटेन की चिमनी साफ कर रही थी। कांच की लंबी चिमनी का एक सिरा हाथ से बंद कर दूसरे सिरे से वह अपनी श्वास प्रश्वास का धुआं भर रही थी। आज इतने बड़े वर्षों के बाद उस किशोरी की वह अपूर्व छवि वल्लभ को भूल नहीं पाया था। दोनों फूले कपोल, धरा पर लौट रहा आंचल, तीव्र श्वास प्रश्वास की धौकनी में उठते गिरते नन्हे व चिस्तल का मोहक उत्थान पतन। मुग्ध दृष्टि से देखता चंद्रवल्लभ वहीं ठहर कर रह गया था। हाय हाय, यह हीरा क्या उस अनाड़ी शराबी चुआड़ी सदानंद की चादर की गांठ में बंधेगा? पागलों की तरह आगे बढ़ उसने चिमनी सहित चंद्रिका को अपनी उन्मत्त भुजाओं में बांध लिया। एक पल के लिए भी उसे मौसी की उपस्थिति की संभावना भी नहीं सहमा पाई थी। चंद्रिका की अधीर प्रेमी से उन्मत्त आलिंगन ने चौंकाया ही नहीं, ललाट पर, अधरों पर, चिबुक पर उन तृप्त अधरों के अंगारे का सा स्पर्श उसे अवश्य भी कर गया। एक पल के लिए वह चेतना खो बैठी। हाथ में चिमनी गिरकर चूर चूर हो गई तो दोनों विलग हुए। एकाएक अपने अधैर्य को चंद्रवल्लभ की स्वयं खींच उठी। न जाने कितनी पुस्तकें, रसमर्मज्ञ कवियों के श्लोक कंठस्थ कर वह इतनी दूर इस प्रेम निवेदन के लिए आया, किंतु सुअवसर जुटा तो भूखे भिक्षुक सा भोजन पर टूट पड़ा। छी छी, कितनी बार पढ़ी थी उसने वे पंक्तियाँ। प्राग चुंबन दल के ही नातमता क्रमा दरनातम कपोलेयो तेन विश्वासित मान सह झट्टयानम च परिचुंबनम स्मृत्यम। राजा नल ने लज्जा से नीचे मुख किए हुए दमयंती का पहले ललाट में, फिर कुछ विश्वास उत्पन्न हो जाने पर नम्रमुखी दमयंती के कपोलों में और फिर विश्वस्त चित्त वाली उसकी तुरंत मुख से चुंबन कर मुस्करा दिया। यहाँ तो वह मूर्ख स्वयं सिर झुकाए ऐसे अपराधी बना खड़ा था जैसे दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी हो, किंतु चंद्रिका पलक झपकते ही उसके सम्मुख ऐसे तटस्थ होकर खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप अचानक यहाँ इस समय कैसे आ गए? दीदी की तबीयत तो ठीक है ना? उसकी दीदी पूरे दिनों से है, यह जानकर ही उसने शायद यह प्रश्न पूछा था। उत्तर देने के पहले ही वह मूर्ख फिर अपनी कैफियत देने लगा था। मुझे माफ़ कर दो चंद्रिका, मैं तुम्हें देखकर अचानक पागल हो गया था। उसकी फिर घिघी बन गई थी।
दीदी ठीक है ना? बिना कुछ उत्तर दिए उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। हाँ भाभी ठीक है, पर जानती हो चंद्रिका, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने 20 मील पैदल चलकर आया हूँ। वह एक बार फिर उसका परम हितैषी बना उसकी ओर झुका। तो क्या हो गया? उसके अनारदाने से रक्तिम अधरपुट बड़ी अवज्ञा से फड़के। विवाह तो एक दिन सबका ही होता है। वह अहंकारी सुंदर छोकरी क्या जानबूझकर ही उसे छेड़ रही थी? पूछती हो क्या हो गया? वह बड़ी जोर से झल्लाया। सदानंद शराबी की चादर की गांठ में बंधने को तैयार हो तुम? वही सदिया जिसकी माँ। देखिए, मेरा किसी विवाह से किसी से भी हो, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सदानंद कैसे भी हो, दीदी के विवाह में उन्होंने ही बाबूजी को सहारा दिया था। हमारे घर में कौन मर्द बैठा था? अम्मा की बीमारी में गेठिया सैनेटेरियम में भी वही रहे थे, यह जानकर भी कि टीबी की छूत उसे भी लग सकती है। ओह, तो अब तुम्हें देकर उसी कर्जे से मुक्ति पा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी, क्यों? फिर जो मुंह में आया वही बक झक कर अपने विदग्ध हृदय को पूरी भड़ास निकालकर वह तेजी से बाहर निकल गया था। द्वार पर उसकी मौसी से टकरा गया। अरे आओ आओ बेटा चंद्रवल्लभ, कैसे आए? हमारी सरुली तो ठीक है ना? चल आ भीतर। वह फिर से उसे स्नेहपूर्वक आग्रह से भीतर खींच ले गई थी। इस बीच चंद्रिका दूसरी चिमनी निकाल लालटेन जला चुकी थी। लालटेन के पिंगलवर्णी प्रकाश में उसके गौर ललाट पर क्षण पर पूर्व साफ की गई चिमनी की कालिक शायद अनजाने में पसीना पोंछते समय डिठौना सी अंकित भरपूर चमक उठी। अरे ये कपाल में मोसा कालिक कहाँ से लगा लाई? मौसी हंसकर उसके आंचल से पोंछने के लिए बढ़ी तो व्यवहार कुशल चंद्रवल्लभ ने अपना रुमाल उन्हें थमा दिया। क्यों अपनी धुली धुलाई साड़ी खराब कर रही हो मौसी? यह लो। अपने रुमाल के उस स्फटिक से उज्ज्वल ललाट पर स्पर्श करते करते ही वह अपने आहत हृदय की समस्त व्यथा भूल गया। रुमाल से कालिक पोंछकर भी उस विचित्र लड़की ने उसका रुमाल उसे क्यों नहीं लौटाया? और फिर कैसी विवेक भीरुकश्रिता दृष्टि से उसे आमाद मस्तक रस सिक्त कर पल भर निहार आंखें झुका ली थीं। यह देख वह पल पल प्रणय अंधकूप में गहरा धंसता चला गया था। फिर तो पूरे 15 दिनों तक अकारण ही अल्मोड़ा में डेरा डाल उसने मौसी के घर के से न जाने कितने चक्कर लगा डाले थे। यही नहीं, कभी मिशन स्कूल में, कभी जनशून्य पगडंडी में, कभी सैनिटेरियम के अरण्य में, जहाँ प्रत्येक मंगलवार को चंद्रिका अपनी मौसी के बीमार जेठ को फल पहुँचाने जाती थी। वह जानबूझकर ही रहस्यमयी हो घेर उसको अंतर्मन के हृदय पट के मुंदे द्वार खटखटाने की चेष्टा करता, किंतु वह बित्ते भर की छोकरी उसे अपनी तर्जनी पर ही नचाती रही। चंद्रिका, तुम मुझे 1 वर्ष का समय दो, फिर मैं तुम्हारे बाबूजी का पूरा कर्जा चुका दूंगा। मैं इतना अकर्मण्य नहीं हूँ चंद्रिका, तुम नहीं जानती सदानंद कैसा जघन्य व्यक्ति है। पर वह निशब्द बैठी मुस्कुराती रही। उसकी वही मौन स्मित कभी कभी उसे फिर पागल बना देता और वह उसे बाहों में भरकर मसल देता। ओह, किस अमानवीय संयम से उसने एक दिन अपने को रोका। ओह छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा तब। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रिका, दुनिया तुम्हें मेरी बाहों में देखे, खासकर तुम्हारा सदानंद। मैं भी देख लूँगा कैसे मेरी जूठी पत्तल चाटता है भिक्षुक। हंसती हंसती चंद्रिका गोली से दूर छिटक जाती। बहुत बहादुर मत बनो नान भिक्षु। वह न जाने क्यों उसे इस विचित्र संबोधन से पुकारती थी, जिसे छोटे जीजा कहते हैं। सदानंद तुम्हें कभी पिस्सू सा मसल कर रख देगा, समझे। एक ओर सदानंद के लिए ऐसी भक्ति श्रद्धा, दूसरी ओर
जब भी वह किसी दूसरी प्रणयी को उसे किसी अरण्य से मिलन आह्वान के लिए खींचता, वह मंत्रपूत डोर सी बंधी खिंची चली आती। तब क्या वह कौतुक प्रिय किशोरी साथ साथ दो दो प्रणय उन्मत्त हृदयों को अपनी दो तर्जनियों पर नचा रही थी। फिर बड़े भाई के पुत्र जन्मोत्सव पर उसने इस अलौकिक नटनी का एक सर्वथा नवीन रूप देखा था। भाई की पूरी गृहस्थी का भार अपने सुकुमार कंधों पर ढोती वह दीदी से भी अधिक कुशल गृहिणी बन गई थी। उन दिनों का स्मृति रत्न ही चंद्रवल्लभ के स्मृति कोश का अब सबसे जगमगाता वह दूर्यमणि था। आंचल कमर में खोंस वह कभी कभार भागकर अपनी दीदी की पंजीरी खिलाती, कभी अनुभवी जननी की भांति नवजात शिशु को छाती से लगा दुलारती लोरियां गाती और कभी निमंत्रित नारी समुदाय को अपने मधुर कंठ से सोहर की स्वरलहरी से झुमा देती। जच्चा जिसकी हो तुम कुलवधू, जच्चा कमन सजन की धी, महर महर हारे वारे। फिर सहसा पैरों में घुंघरू बांध वह अपनी छींड़ कटी लचकाती दरार से झांक रह बड़े और कुंवारे छोटे जीजा के दो जोड़ी मुग्ध नयनों को समान रूप से बांधती, जानबूझकर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराती। सास मोरी ढूंढे, ननद मोरी ढूंढे, सैया ढूंढे गले में बैया डाल डाल। उस सुराहीदार शंख ग्रीवा में सचमुच ही बैया डाल बरेली की बाजार में झुमका ढूंढने उसका उद्ग्रीव प्रणयी मुदे कपाट की दरार से सटकर खड़ा है। वह जानती थी इसी से बार बार द्वार तक जाकर वह नृत्य भंगिमा से ही हंसती हंसती पीछे खिसक जाती। उस छठी भोज में निमंत्रित अतिथियों में वह उस दिन उसके दोनों प्रणयी एक साथ उपस्थित थे। हेलो ब्रदर, यह कह पच पच पान का पीक थूकते सदानंद ने चंद्रवल्लभ के कंधे पर हाथ रखा तो वो ऐसे भड़क उठा जैसे किसी कोढ़ी ने अपने हाथों का ठूंठ उसके कंधे पर रख दिया हो। जानबूझकर ही चंद्रिका ने कितने लज्जासिक्त आग्रह से सदानंद की अभ्यर्थना की थी, ये आलू के गुटके खाइए ना, मैंने बनाए हैं, और ये दही दाढ़ी आपको बहुत पसंद है ना। जल भूनकर एकदम कोयला हो गया था चंद्रवल्लभ। क्या क्या उसे पसंद है यह भी याद रखती है छोकरी। तब उसका रुमाल क्यों कमर में खोसे फिरती है। उस दिन नाचते नाचते कैसी लास्यमय मुद्रा में उसने कमर में वही रुमाल निकाल नंदा देवी की नर्तकी के रेशमी रुमाल की भांति अपने कंठ में गैव्यग्र सा गूंथ लिया था। चंद्रिका, चंद्रिका, क्या तुम जीवन भर शुंभ निशुंभ की भांति हमें दबा दोनों ही छाती पर पैर रखकर नाचती रहोगी। वह कभी जोर जोर से अपने एकांत कमरे में बड़बड़ाने लगता, किंतु अंत में विजय सदानंद की ही हुई। लक्ष्मी ने ही सरस्वती को अंगूठा दिखा दिया। सौम्य दर्शन चंद्रवल्लभ की विद्या, योग्यता, कुल प्रतिष्ठा सब ताक पर धरी रह गईं। जब वह अपने प्रशासकीय सेवा की परीक्षा में कठोर अध्ययन में आकंठ में डूबा था, तभी उसकी अनुपस्थित में चतुर गिद्ध झपट्टा मारकर उसके मुंह का ग्रास छीन कर ले गया। विवाह का निमंत्रण पत्र भी शायद जानबूझकर ही दूरदर्शी कन्या ने जनक के विवाह के पूरे 8 दिन बाद भेजा। निष्प्राण सा चंद्रवल्लभ फिर कितने ही दिनों तक बिना खाए पिए अपने उदार मेजबान के यहाँ चुपचाप पड़ा रहा। पिता के जिस समृद्ध मित्र के यहाँ वह रहकर परीक्षा दे रहा था, उन्हीं की पत्नी फिर उसे जबरदस्ती खींचकर खाने की मेज पर ले गई थी। क्यों, पर्चा ठीक नहीं हुआ बेटा? बिगड़ने दो, चिंता क्यों करते हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल बाजी मार लोगे। पर बेचारी ताई, उन्हें यह पता था कि जो बाजी वह हार चुका है, वह एक बार हारने पर संसार में कोई भी पुरुष उसे फिर आज तक नहीं जीत सका है। धीरे धीरे पराजित पौरुष की गहन व्यथा से ही उसे संघातिक रूप से दुस्साहसी बना दिया था। जो हृदय सिंहासन कभी केवल चंद्रिका के लिए आरक्षित था, वहाँ उसने राजनीति को ही प्रेयसी रूप में स्थापित कर दिया था। वही अटूट प्रेम निष्ठा, वही निष्कपट निवेदन का नित्य नवीन अर्घ उस नवीना प्रेयसी के चरणों में अर्पित कर उसने पुरस्कार भी पा लिया। अतीत में झेली गई
लाठियाँ अब देवताओं द्वारा की गई सुमन वृष्टि की भांति उसे आपाद मस्तक आच्छादित कर उठी। न जाने कितनी बार उसने मंत्र मंडलों के धन्य किया, देश विदेश की यात्राएं की, नित्य प्रति का पूर्वाभास किया। स्मृति बड़ी स्वाभाविकता के साथ अधरों पर पान की लालिमा की भांति रस बस गया था। इस बीच जिस मेजबान के यहाँ कभी दरिद्र आश्रित अतिथि बन परीक्षा देने टिका था, उसी के गृह स्वामी ने उसे जमाता रूप में स्वीकार कर प्रतिष्ठित कुल की मान्यता भी अनायास ही उपलब्ध करा दी। रूप रंग के नाम पर पत्नी क्षीण मूलधन लेकर ही आई थी। एक बार रीढ़ की हड्डी में चोट आने से बेचारी कुछ कुबड़ी होकर ही चलती थी, किंतु कुल मिलाकर माधवी उसके लिए भाग्यवती ही सिद्ध हुई। कभी कभी उसका उग्र स्वभाव चंद्रवल्लभ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन उठता था, किंतु ऐसे अवसरों पर वह लंबे हवाई दौरे पर निकल जाता। जब लौटता तब ज्वार भाटे की तरंगों की भांति पत्नी का क्रोध स्वयं ही शांत हो जाता। फिर वह स्वयं भी आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु उदार सहचर था। माधवी जब चाहे जहाँ चाहे घूम फिर सकती थी। मनमानी साड़ियाँ खरीदने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता थी। क्लब में ताश व रथ जगह हो तो रेस कोर्स के अश्वों की सुदीर्ण प्रदर्शन वह अपने पुरुष मित्रों के साथ मनमानी उड़ान भर सकती थी। कभी कभी चंद्रवल्लभ को अपनी सहिष्णुता पर आश्चर्य भी होता। उसकी पत्नी को पुरुषों का साहचर्य भी मोहता था और उतने ही गोपों की वह एकमात्र राधिका भी ऐसे उन्मुक्त विचरण ने उसे कभी ईर्षादग्ध नहीं किया, जबकि चंद्रिका के मुख से सदानंद का नामोच्चार ही उसे जलाकर राख कर देता था। चंद्रिका, चंद्रिका, तुम्हें क्यों नहीं भूल पाता हूँ मैं, क्यों? किंतु इस क्यों का उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था। अंतिम बार की भेंट में को वह एकांत के उसी सूक्ष्मता से अपने अंतरपट का बार बार अंकित करता, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु सैया पर उसकी अंतिम झलक को कोई बार बार स्मरण कर स्मृत पटल पर खींच लाता है। इसी दिन वह अपनी मौसी के लिए पथरौटे में जूड़िया की दुकान से कूड़े की दही ला रही थी। मार्ग में दही चाटने का लोभ शायद बेचारी संवरण नहीं कर पाई थी। इसी में से मलाई की एक चुगलखोर परत उस लुभावने अधरों पर ही जम गई थी। क्यों खूब मलाई खाकर मौसी की एकादशी भ्रष्ट कर रही हो न छोटी साली? मौज मस्ती में अनजाने वह उसे इसी नाम से छेड़ा करता था। चल हट, कहाँ कहाँ वह कहकर आंचल से ओंठ पोंछने लगी थी। हट मूर्खा, साड़ी में कहीं ऐसे स्वादिष्ट मलाई पोंछी जाती है, ला मैं पोंछ दूँ, कहकर बड़ी धृष्टता के साथ उसे बाहों में बांध लिया था। उस अंधेरी सकरी गली में दिन दहाड़े ही मरघट का सा सन्नाटा छा जाता था। फिर उस दिन तो सांझ ढल गई थी। चलोगी चंद्रिका? उसने उसके कानों के पास होंठ सटा लिए। कहाँ? कल इलाहाबाद जा रहा हूँ। छुट्टियों का तो अब झमेला ही नहीं है। ईद, दशहरा, दिवाली सब मिलकर मेरे सौभाग्य से ये सुअवसर एक साथ जुटा पाई है। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें कहीं दूर भगा ले चलूँ। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। नेपाल में मेरा एक राइस मित्र है, उसी की शरण लेंगे। बचपन में चटपट अपनी मौसी को दही खिलाकर सुलाओ। मैं यहीं पर रुका हुआ ठहरा हुआ आज ही की रात भाग चलेंगे। चलोगी चंद्रिका? अचानक ही वह भयंकर दुस्साहसी प्रस्ताव उसके मन के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया था, और प्रस्तावित करने में उसका दृढ़ स्वर भी कहीं से हास परिहास का पुट नहीं था उसमें। शायद इसी से भयग्रस्त होकर सहमी उसकी प्रेमिका पथरौटे सहित हिरनी किसी भाग कर पल भर में गली के मोड़ से अदृश्य हो गई थी। उसके बाद उसके फिर चंद्रिका को कभी नहीं देखा। महीने भर बाद उसके विवाह का निमंत्रण पत्र मिला था। आज इतने वर्षों पश्चात किसने उसे अमृत संजीवनी बूटी सूंघा फिर उसके सम्मुख खड़ा कर दिया था। शायद माधवी की मृत्यु ने, या प्रवंचक विदेशी प्रवासी पुत्र के जर्मन मेम से विवाह ने, या स्वयं वैदव्य दग्ध चंद्रिका के अस्तित्व ने। इतने वर्षों पश्चात दोनों एक बार फिर स्वतंत्र थे। क्रूर राजनीति के चंद्रवल्लभ को सिंहासन च्युत कर धरा पर पटक दिया था।
राह की किसी राहगीर सा हो तो वह अब एक साधारण मानव अतीत के वैभव की एक टोपी ही तो स्मृत चिन्ह के रूप में बची थी। उसे चंद्रिका से मिलने के पूर्व किसी स्टेशन पर छोड़ जाएगा। अपने आने की सूचना उसने केवल चंद्रिका को ही दी थी। इतने वर्षों बाद मैं एक बार फिर तुमसे अपना वही प्रश्न पूछने आ रहा हूँ। चलोगी चंद्रिका? शायद तुम सुन चुकी होगी कि मैं अब विपत्नीक हूँ। मेरे इकलौते पुत्र ने स्वदेश की महिमा त्याग विदेश को ही जन्मभूमि मान लिया है। तुम भी एकांत जीवन व्यतीत कर रही हो, यह मैं भी सुन चुका हूँ। कभी हम सैनिटेरियम के पिछवाड़े उसी सुदीर्घ दैत्याकार देवदार के नीचे मिला करते थे। वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा बुधवार ठीक 5 बजे। किंतु इस बार एक शर्त भी है। यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तभी आना, अन्यथा नहीं। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को अपना दुर्भाग्य ही स्वीकार कर लूँगा। चंद्रवल्लभ बुधवार के दिन 5 के बदले 4 ही बजे पहुँच गया था। वह अधीर क्लांत पथिक, न जाने कितनी उलझनें, कितनी शंकाएँ उसे विह्वल कर उठी। क्या पता उसे चिट्ठी ही ना मिली हो, क्या पता वह ना आए, और फिर यकायक उसके कौतूहलप्रिय चित्त को एक नवीन योजना आह्लादित कर गई। लपक कर वह एक घनी झाड़ी में दुपक कर छिप गया। चंद्रिका आएगी, निराश दृष्टि से इधर उधर देखेगी, फिर वह हताश होकर लौटने लगेगी। तभी वह उसे बाहों में बांध उस परिचित अरण्य को अपनी उल्लसित चीख से गुजा देगा। चलोगी चंद्रिका? ठीक जैसे काफल के पेड़ पर पहाड़ी चिड़िया जूहो हुटकती है, जूहो जूहो, और दूसरी चिड़िया ठीक स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है, भोल भोल भोल। क्रमशः निकट आती पदचाप सुनते ही उसका हृदय जोर जोर से धड़का। मूर्ख मूर्ख चंद्रवल्लभ, वह मन ही मन स्वयं अपनी खिल्ली उड़ाने लगा। तू क्या अब 30 वर्ष पहले का वह विवेकहीन तरुण रह गया है? पत्तियां चरमराई, पिरुल खसका, वह आई। इधर उधर देख वह बड़ी दूर तक खड़ी रही, फिर हाथ का सूटकेस नीचे धर सूखी घास पर धम से बैठ गई। घनी झाड़ी के भीतर छिपा चंद्रवल्लभ अविश्वास से आपाद मस्तक बदल गई अपनी प्रेयसी को एकटक देख रहा था। विराट शरीर, भग्न दंत पंक्ति, बूंदी के लड्डू की सी भांत ठास ठास कर बांधा गया सूक्ष्म जूड़ा, अध खिचड़ी बालों में विभक्त करती टेढ़ी मेढ़ी अयन सी संवारी गई मांग, पैरों में फटक फटक करती क्रेप सोल के मर्दाने जूते, और बुरके की भांत लपेटा गया खुरदरा काला साल। आँखों पर लगे चश्मे को उसी खुरदरे साल ने पोंछ उसने एक बार फिर आँखों पर लगा इधर उधर बड़े ध्यान से देखा। 6 बजे, 7 बजे, और जब दूर गिरजे की घड़ी ने टन टन कर 8 भी बजा दिए, तब सूटकेस उठा खड़ी हो गई। अंतिम बार शून्य दृष्टि से उस अरण्य को निहार चंद्रिका अपने मोटे मर्दाने जूतों की घोड़ों की सी टाप से सूखी पिरुल घास रौंदती धीरे धीरे उतर गई। उसके जाने के बड़ी देर बाद ही झाड़ी से बाहर निकल चंद्रवल्लभ उसी सूखी घास पर किसी मृत हारा शिशु की भांति लोट लोट कर रोता रहा था। ओह, कैसा करुण क्रंदन था, कैसी हृदय विदारक सिसकियाँ। लग रहा था कि वह अपने को रोक नहीं पा रहा है। आज तक जो दिव्य मूर्ति प्रेयसी रूप में किसी ताबूत में सुरक्षित शव की भांति उसके हृदय में ज्यों की त्यों धरी थी, वह कहीं अज्ञात विकार के कीटाणु की संसर्ग से सहसा क्षयग्रस्त हो विभत्स बन गई थी। आज उसे पहली बार लग रहा था कि उसने चंद्रिका को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब वह कभी नहीं कह पाएगा, चलोगी चंद्रिका?